अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। कक्षा 9 के अंदर हमने अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था। अपरिमेय संख्याओं से संबंधित कुछ परिणाम पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे प्रमेय 1.3। इस प्रमेय का कथन है, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है और यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p 1 को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि 2a स्क्वायर को विभाजित करती है तो 2a को भी विभाजित करेगी, a को भी विभाजित करेगी। ठीक है। तो इस अनुच्छेद में हम ये पढ़ेंगे कि √2, √3, √5। रूट का अर्थ होता है वर्गमूल, 2 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल, 5 का वर्गमूल। इसी प्रकार किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी। एक अपरिमेय संख्या है जहाँ p एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक और अपरिमेय संख्या होती है पाई। पाई को हम कई सूत्रों में, जैसे वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, तो हम पाई का मान गणित की गणना को सरल बनाने के लिए 22/7 रखते हैं। ठीक है, तो ये गणना को सरल बनाने के लिए रखते हैं। तो कई बार विद्यार्थियों के मस्तिष्क में एक बात आती है कि पाई को हम 22/7 लिख रहे हैं, तो क्या पाई एक अपरिमेय संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय है या परिमेय है, इस बारे में थोड़ा विद्यार्थी के मस्तिष्क में संकोच होने लगता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। केवल गणना के लिए हमने पाई का मान 22/7, वो भी लगभग होता है, पूरा बराबर नहीं होता है, वो ले लिया। जबकि पाई का असली मान होता है पाई बराबर 3.1415922654 और आगे भी चलता रहता है। ये अशांत आवर्ती भी नहीं होता है, अनावर्ती ना, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रकार का होता है। ये अशांत अनावर्ती। अशांत का अर्थ है कभी भी रुकेगा नहीं, दशमलव चलता रहेगा। और अनावर्ती का अर्थ है कि रिपीट नहीं होगा, पुनरावर्ती नहीं होगी, कोई भी एक आपको क्रम नहीं दिखेगा इसमें। और 22/7 का मान होता है 22/7, ये होता है 3.14285713 ये भी चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ से देखने को मिलता है कि पाई का अगर 2 दशमलव तक मान लेके तो 3.14, 22/7 भी 3.14, तो लगभग हम मान सकते हैं पाई का मान 22/7 होता है। पर पाई हमेशा 22/7 से छोटा ही होगा, ये ध्यान रखने की बात है। अब चलते प्रमेय 1.4 की तरफ। प्रमेय में कहा है, कथन है, सिद्ध कीजिए कि √2 मतलब 2 का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे प्रमेय को या ऐसे प्रश्नों को हम एक विधि द्वारा हल करेंगे जिसको हम कहेंगे विरोधोक्ति।
विरोधोक्ति क्या है? विरोधाभास। इसका अर्थ ये हुआ कि हम प्रारंभ में इसको अपरिमेय ना मानकर परिमेय मान लेंगे। तो माना √2 एक परिमेय संख्या है, इसका विपरीत मान लिया। ठीक है, अपरिमेय दी हुई है तो उसका विपरीत हो गया परिमेय, तो परिमेय संख्या मान लिया। अच्छा, परिमेय संख्या की परिभाषा से हम जानते हैं कि परिमेय संख्या वह होती है जिसको P/Q या A/B के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ AB एक पूर्णांक है और B का मान 0 नहीं है, और इसके साथ ही A और B एक अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं के बारे में मैं पूर्व में ही बता चुका हूँ कि ऐसी संख्याएं जिनके मध्य उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त ना हो, मतलब दोनों के बीच में कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होना चाहिए, एक के अतिरिक्त और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि A एवं B में उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही है, गुणनखंड केवल एक है। अब इस समीकरण को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, B√2 बराबर A। दोनों और वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर क्या होगा? B² और √2 का वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा 2, और A का वर्ग करने पर A हो जाएगा। तो इस कथन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, B² बराबर A²/2। तो इससे ये पता लग रहा है कि A² 2 से विभाजित हो रहा है, तो मैं कहूँगा 2A² को विभाजित करता है। ठीक है, तो 2A² को विभाजित करता है। तो प्रमेय 1.3 से, प्रमेय 1.3 से क्या कहती है प्रमेय? वापिस से देखें। मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। यदि P A² को विभाजित करती है तो P A को भी विभाजित करेगी, जहाँ A एक धनात्मक पूर्णांक है। तो हम यहाँ कह रहे हैं 2A² को विभाजित करता है, तो इससे एक बात और निकल के आती है कि 2A को भी विभाजित करेगा, A को विभाजित करेगा। यदि कोई संख्या 2 से विभाजित हो रही है, इसका अर्थ क्या है? वो 2 के पाड़े में आती है। तो यदि 2 A को विभाजित कर रहा है तो A 2 का गुणज हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि A बराबर 2C। 2C का मतलब क्या है? कि ये इसके पहाड़े में आ रही है, तो C एक पूर्णांक है। तो C एक पूर्णांक हो गया। तो हम फिर से इसके अंदर क्या करेंगे? A बराबर 2C का मान मैं इस समीकरण में रख सकता हूं। ठीक है, ये कितना है? A2B² बराबर A², तो A बराबर 2C यहाँ रख दिया, तो ये समीकरण बन जाएगी। ये हमारे पास समीकरण 1 है, 2B² बराबर A², ये समीकरण 1, और A बराबर 2C। ये मान यहाँ रख रहा हूँ, तो इस जगह 2B² बराबर 2C का स्क्वायर, 2B² बराबर 2C का स्क्वायर हो जाएगा 4C²। फिर हो जाएगा B² बराबर 4C²/2, 2 दूनी 4। फिर हो जाएगा B² बराबर 2C²। फिर हो जाएगा C² बराबर B²/2। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि B² 2 से विभाजित हो रहा है, तो 2
बी स्क्वायर को विभाजित करता है। फिर प्रमेय 1.3 से 2b को भी विभाजित करेगा, 2b को भी विभाजित करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि a और b के बीच में क्या हो गया, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक के अतिरिक्त दो और आ गया। तो इस कथन से ये सत्य होता है कि a तथा b के मध्य एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड दो भी है, दो है। ठीक है, तो ये जो कथन हुआ हमारा कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये कथन हमारा असत्य हो गया। तो आरंभ में जो हमने माना, आरंभ में हमारी कल्पना असत्य हो गई, असत्य हो गई, क्योंकि हमने ये देखा था कि अगर ये परिमेय संख्या है तो √2 a/b के रूप में लिखा जा सकता है, और a और b के मध्य एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ पे एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड दो भी आ गया, तो ये कथन असत्य हो गया, जो हमने माना वो गलत हो गया, और इससे हम कहते हैं ये विरोधाभास उत्पन्न हो गया, जो माना वही गलत हो गया। तो हमारी मानी गई कल्पना गलत हो गई, तो गलत होते ही √2 एक परिमेय संख्या हो गई। ठीक है।